हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, तो मैंने आपको इसमें शेड्यूल 3 के अनुसार पार्ट सेकंड में हम बात कर रहे थे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट की। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट कैसे बनाते, तो मैंने आपको उसका फॉर्मेट बताया था और हमने बात किया था कि स्टेटमेंट ऑफ जो P&L अकाउंट बना रहे हैं वो एज ए समरी फॉर्मेट बनाते हैं और उसकी जो डिटेल आती है वो किस में आती है, नोट्स टू अकाउंट में आती है। तो कल लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था कि हमने बात की थी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या लेते हैं, अदर इनकम्स में क्या थी, फिर मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब कि जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होता है, क्योंकि प्रोडक्शन में जो हम मटेरियल यूज करें तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं कि इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ले रहे थे, फिर परचेज ओपनिंग स्टॉक का मतलब हमारे पास पहले कितना था, फिर हमने कितना परचेज किया और एंड में कितना बच गया, जो डिफरेंस आता है वो हमारा कंज्यूम आता है। लेकिन इस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ओनली हम वो रॉ मटेरियल लेंगे, मतलब ओनली वो मटेरियल लेंगे जो कि प्रोडक्शन से पहले का था। मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में तीन तरह के रॉ मटेरियल होते हैं, मतलब तीन तरह के मटेरियल होते हैं, एक तो रॉ मटेरियल, एक WIP, एक फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल का मतलब बिफोर द प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन करने से पहले जो मटेरियल था उसको हम क्या बोल रहे हैं, रॉ मटेरियल। एक WIP मतलब जो प्रोडक्शन में, और एक फिनिश गुड्स, मतलब तीन तरह के स्टॉक हो गए कि रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, WIP को सेमी फिनिश गुड्स या वर्किंग प्रोग्रेस। तो यहाँ पर हम कौन सी मटेरियल कंज्यूम की बात करेंगे, तो मैं उससे रिलेटेड एक एग्जांपल है। तो क्या कह रहा है कि कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग। हम क्या लिख रहे हैं, कंप्यूट मतलब गणना कीजिए किसकी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब जो आप मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो। नीचे आपको क्या दे रखी है इंफॉर्मेशन कि ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री मटेरियल कितने लाख का है, 6 लाख। फिर क्या कह रहा है, वर्किंग प्रोग्रेस मतलब ओपनिंग में वर्किंग प्रोग्रेस कितना है, 2 लाख रुपए। परचेज ऑफ मटेरियल 15 लाख। क्लोजिंग इन्वेंट्री में मटेरियल्स कितना है, 5,40,000। और WIP मतलब वर्किंग प्रोग्रेस कितने लाख का है, 1,50,000। तो कहने का मतलब यहाँ पर बात किस हो रही थी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो कंज्यूम है उसमें हम कौन सा मटेरियल लेंगे, रॉ मटेरियल। WIP नहीं आएगा। WIP क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ओनली उस मटेरियल कंजम्पशन की बात हो रही है कि जो मटेरियल प्रोडक्शन में जाएगा, कि भाई आपने प्रोडक्शन में कितने मटेरियल को कंज्यूम किए। तो यहाँ पर हम WIP वाला मटेरियल नहीं लेंगे। तो उसका मतलब अगर अपन कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल कितने लाख का है, 6 लाख। फिर ऐड क्या करेंगे, परचेज, परचेज ऑफ मटेरियल कितने लाख है, 15 लाख। कितना हो गया, 21 लाख। और यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल। तो हमारे पास कितना बच गया था, यहाँ पे हमारे बच गया था 5,40,000। तो जैसे हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना जाएगा, 6। फिर बचा कितना कि 20 में से 5 गए तो 15, तो 15,60,000। तो ये हमारा एक तरीके से क्या है, मटेरियल कंज्यूम करेगा। क्या गया, मटेरियल कंज्यूम। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की। तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज और माइनस क्या कर दिया हमने, क्लोजिंग। तो जैसे ही हम ओपनिंग में परचेज करें, ध्यान रखना इसमें WIP नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हम उस मटेरियल की बात करें जो कि प्रोडक्शन से पहले का था, क्योंकि हमें याद करना है कि इस साल मतलब इस प्रोडक्शन में हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया। तो उसमें हमने ओपनिंग में परचेज ऐड किया और माइनस क्या कर दिया, क्लोजिंग कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की। आज हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर परचेज ऑफ स्टॉकिंग ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉकिंग ट्रेड।
देखो स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ऐसा स्टॉक जो कि हम बेचने के पर्पज से क्या करें, परचेज करें, उसी को हम बोलते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि इस हेडिंग में उस स्टॉक को लेते हैं जो हम रीसेल करने की पर्पज से खरीद रहे हैं। जैसे मान लो आज हमारे फर्नीचर का काम है, तो मैंने अगर कोई फर्नीचर खरीदा है तो मेरा मेन मोटिव क्या है कि उस फर्नीचर को रीसेल करना है। तो अगर मैं रीसेल करने की पर्पज से अगर किसी स्टॉक को खरीदूंगा तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में आएगा। लेकिन इसमें उन स्टॉक को नहीं लेते जो कि हम आगे फर्दर प्रोसेसिंग की पर्पज से ही परचेज करते हैं। फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब कि हम आगे क्या करें कि उस गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करके आगे बेचेंगे, तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो में आएगा, ना कि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में आएगा। क्योंकि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में वही गुड्स लेते हैं जो कि हम रीसेल करने की पर्पज से खरीद रहे हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। द टर्म स्टॉक इन ट्रेड मींस गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग। तो मतलब इसमें वो जो गुड्स आ रहे हैं जो रीसेलिंग करने की पर्पज से। और नोट के लिखा है कि गुड्स परचेज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर हम जो गुड्स परचेज करें किसके लिए, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, इट्स नॉट इंक्लूडेड इन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जिसको हम परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में सम्मिलित नहीं करेंगे, बट वी कम पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम। लेकिन ये किसका पार्ट बन जाएगा, स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट बन जाएगा। असल में आ गई इसका मतलब परचेज स्टॉक इन ट्रेड में क्या है, इसके अंदर खाली वही स्टॉक आएंगे जो रीसेल करने के पर्पज से खरीदे जाते हैं। अगर मान लो किसी ऐसे स्टॉक को खरीद रहे हैं, पहले हम उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, बाद में रीसेल करेंगे, वो कभी भी परचेज स्टॉक इन ट्रेड में नहीं आएंगे। वो किसका पार्ट बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का। फिर बात आ रही है आगे, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो चेंज इन इन्वेंट्रीज का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम जो स्टेटमेंट ऑफ P&L बना रहे हैं वो एक स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहे हैं। तो जब स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस। जबकि अकाउंट फॉर्म में बनाते हैं तो हम यहाँ पे टू साइड में तो लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक और बाय साइड में क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। और जो डिफरेंस आता वो ऑटोमेटिक आता। लेकिन यहाँ पर चेंज इन इन्वेंट्रीज का मतलब कि यहाँ पर हम इन्वेंट्री को प्लस माइनस करके दिखा रहे हैं कि ओपनिंग कितनी थी, क्लोजिंग, तो दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं। क्योंकि ओपनिंग तो पार में थी और क्लोजिंग बच गई, तो एक्चुअल में उसमें से कितनी इन्वेंट्री कंज्यूम हो रही है। तो चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स की भी आ सकती है, WIP की भी आ सकती है और स्टॉक इन ट्रेड की भी आ सकती है, ये तीनों आ सकती है। तो मतलब मेन चीज क्या है, फिनिश गुड्स तैयार माल, जो माल अभी प्रोसेस में एट द एंड ऑफ ईयर, और स्टॉक इन ट्रेड मतलब जो गुड्स हमने रीसेल करने की पर्पज से खरीदे थे उसमें से कुछ स्टॉक बच गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक इन ट्रेड। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स और लेस क्या करें, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब फिनिश गुड्स की ओपनिंग में से क्लोजिंग जाएगी, जब ओपनिंग में से क्लोजिंग जाएगी तो हो सकता है प्लस भी आ जाए, हो सकता है माइनस भी आ जाए। माइनस आएगा तो ब्रैकेट बना देंगे और प्लस आएगा तो ब्रैकेट नहीं बनाएंगे। और प्लस कब आएगा, जब ओपनिंग ज्यादा होगी और क्लोजिंग कम होगी। माइनस कब आएगा, जब क्लोजिंग ज्यादा होगी और ओपनिंग कम होगी। फिर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और टोटल लगा देंगे यहाँ पे A प्लस B प्लस C, तीनों का टोटल आ जाएगा। ये इसका आ जाएगा, ये इसका और ये इसका, ये तीनों का टोटल आके क्या आ जाएगा हमारे पास, A प्लस B प्लस C। ये हमारी आ जाएगी चेंज इन इन्वेंट्रीज। आगे बसन में अगर जैसे मान लो आपके पास सवाल में ओनली स्टॉक इन ट्रेड दे रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कौन सी संस्था है, ट्रेडिंग संस्था है, तो आपको डायरेक्ट क्या देगा, स्टॉक इन ट्रेड। हमने ये बात की थी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट माल लाती है और बेचती है, तो उस केस में हम जो चेंज इन इन्वेंट्रीज निकालेंगे तो हमारे पास ओनली सी वाले पॉइंट की इंफॉर्मेशन होगी, तो ए और बी की नहीं होगी, तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो जैसे हमारे पास सवाल में इंफॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से हो सकता है। और ध्यान रखना इसका जो बैलेंस आएगा A प्लस B प्लस C का, इनका बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब कब होगा, पॉजिटिव तब होगा जो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगी क्लोजिंग से, या नेगेटिव कब होगा जब क्लोजिंग ज्यादा होगी ओपनिंग से। तो दोनों में से कोई भी इसका बैलेंस निकल के आ सकता है, पॉजिटिव बैलेंस या फिर नेगेटिव बैलेंस। ये स्टूडेंट्स एक सवाल लेके आए हम, अभी हम बात कर रहे थे चेंजिंग इन्वेंट्रीज की, जिसमें हम बात कर रहे थे कि ओपनिंग इन्वेंट्रीज में से माइनस क्लोजिंग करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारी चेंजिंग इन्वेंट्रीज कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या करा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर ended 31st March 2018 prepare notes to accounts to determine the amount to be shown in statement of P&L against change in inventories। मतलब हमें क्या करना है कि उस अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है जो हमें कहाँ पे दिखाना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L में दिखाना है, और किसके रूप में, चेंज इन इन्वेंट्री बोल रहे हैं, चेंज इन इन्वेंट्रीज बोल रहे हैं, तो चेंज इन इन्वेंट्रीज के रूप में।
नोट्स टू अकाउंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ P&L में जो हम चीज शो करें वो एज ए समरी के रूप में शो करते हैं, फिर जो हमें जो डिटेल दिखानी है नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं। तो हम नंबर डाल देंगे कि भैया ये जो चेंज इन इन्वेंटरीज का कौन सा नोट नंबर है, तो यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट में बनाएंगे। तो हमारे पास फिनिश गुड्स भी दे रखा है, WIP भी दे रखा है, स्टॉक इन ट्रेड भी दे रखा है, मटेरियल भी दे रखा है। तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखने हैं, आंसर। तो क्या लिखेंगे अपन, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में हम क्या बना रहे हैं कि चेंजिंग इन्वेंटरीज। अब कौन कौन सी इन्वेंटरी में चेंज हो रहा है, फिनिश गुड्स में, WIP में, स्टॉक इन ट्रेड में। और ध्यान रखना जो ये मटेरियल है, ये मटेरियल कभी भी चेंज इन इन्वेंटरीज में नहीं आता। ये किसका पार्ट बना गया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट बना गया है। मैंने आपको बताया था कि जो मटेरियल होता है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जाता है, ना कि चेंज इन इन्वेंटरीज में आएगा। बाकी तीनों आएंगे, फिनिश गुड्स भी आएगा, WIP भी आएगा और स्टॉक इन ट्रेड भी आएगा। WIP का दूसरा नाम क्या होता था हमें, सेमी फिनिश गुड्स, मतलब ऐसा माल जिसका कुछ भाग तो कंप्लीट हो गया लेकिन कुछ भाग अभी तक कंप्लीट नहीं है, जो किसमें, प्रोसेस में। तो चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ किस किसके लेंगे अपन, फिनिश गुड्स, WIP और स्टॉक इन ट्रेड। तीनों आ जाएगी चेंज इन इन्वेंटरीज में। तो सबसे पहले ए करके क्या लिखना है कि ओपनिंग इन्वेंट्री बोल रहे हैं, स्टॉक बोल रहे हैं, एक ही बात है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ, शॉर्ट में लिखा मैं, फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग की कितनी थी, ओपनिंग की 10 लाख थी पहले। फिर यहाँ पर लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स कितने लाख की, 9,40,000 की। तो यहाँ पर कितना हो गया, 60,000 बी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP। तो हमारे पास ओपनिंग में कितनी थी, 5 लाख। फिर हम लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP। तो क्लोजिंग में कितने लाख की आ रही है, 6 लाख। अब ध्यान रखना इसमें ओपनिंग कम है, क्लोजिंग ज्यादा है। जब क्लोजिंग ज्यादा है तो सीधी सी बात है कौन सा बैलेंस आएगा, नेगेटिव बैलेंस आएगा। फिर यहाँ पर हम सी की बात करें तो सी का मतलब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, स्टॉक इन ट्रेड की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा कितने लाख का, 8 लाख का। फिर यहाँ पे लेस क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड कितने लाख का है, 7,30,000। तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा। तो जो डिफरेंस है वो कितना जाएगा, 70,000। तो जैसे ही 60 में अपन 70 जोड़ेंगे तो 1,40,000, सॉरी 1,30,000। 1,30,000 में से 1 लाख माइनस होगा तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 30,000। तो मतलब हमारी जो चेंज इन इन्वेंटरीज आ रही है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल A प्लस B प्लस C। तो मतलब A का मतलब फिनिश गुड से तो 60,000 इसमें आ रहे हैं प्लस, और जो हमारे पास WIP है जिसमें 1 लाख नेगेटिव आ रहे हैं और स्टॉक इन ट्रेड से 70,000 प्लस आ रहा है। तो प्लस प्लस जुड़ा 1/3 आ गया, 1,30,000 इसमें से माइनस 1 लाख है तो कितना आएगा, 30,000। तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 30,000 आएगा। तो इस तरह हम क्या करें कि चेंज इन इन्वेंटरीज की कैलकुलेशन करें। समझ में आ गई। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये मटेरियल क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट है। हाँ, अगर सवाल में इन तीनों में से अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो उसको छोड़ देंगे, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की। तो ये एक तरीके से हमारा चौथा एक्सपेंसेस हो गया कि हमने पहले बात की थी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की, दूसरी बात की थी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की, हम बात करते हैं चेंज इन इन्वेंटरीज की। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की। अब देखो संस्था में जो हमारे एम्प्लॉइज काम करते हैं तो एम्प्लॉइज को हम क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं। तो कहने का मतलब एम्प्लॉइज से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसका हमें अलग से एक हेड बनाए जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जिसके अंदर हम निम्न को इंक्लूड करें, जैसे सैलरी हो गया,
वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया, बोनस, लीव इनकेसमेंट। लीव इनकेसमेंट का मतलब कि कई बार कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो छुट्टियों में भी काम करते हैं। अब जब छुट्टियों में भी काम करेंगे तो हम उसको क्या देंगे, कुछ छुट्टियों का पैसा देंगे। जैसे मान लो संडे को जनरली छुट्टी आती है, लेकिन कुछ वर्कर संडे को भी काम करने आते हैं, मतलब एक तरीके से एक्स्ट्रा काम करें, और जब एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उनको एक्स्ट्रा क्या देंगे, सैलरी देंगे। एक आता है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड्स, लाइक जैसे ग्रेजुटी फंड, सुपरिटेंडेंट फंड्स, ईटीसी। कंट्रीब्यूशन मतलब पीएफ में पैसे डाल रहे हैं या फिर किसी अदर फंड्स में पैसे डाल रहे हैं, तो ये भी किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉय से। फिर आता है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। स्टाफ वेलफेयर का मतलब कि एम्प्लॉइज की बेनिफिट के लिए हम मेस की फैसिलिटी दे रहे हैं या कुछ अदर एक्सपेंसेस करें, या कोई मेडिकल फैसिलिटी होगी, या कोई एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। तो ये इस तरह के बहुत सारे आइटम्स है जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आते हैं। कहने का मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में उन्हीं आइटम्स को दिखाते हैं जो एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं, मतलब एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए हो गया, एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं, उसको हम किस में लेते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके हमने लिखा है कि आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, identify which of the following items will be shown in the notes to account on employee benefit expenses। मतलब employee benefit expenses से related आपको क्या बनाना है, बनाना नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नोट्स टू अकाउंट में आएगा। जैसे वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, बोनस हो गया, बैंक चार्जेस हो गए, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो गया, लीव इनकेसमेंट हो गया, तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो इस तरह हमारे को 7-8 तरीके की क्या दे रखे हैं, कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्सपेंसेस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आंसर। तो हम क्या कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई नोट्स टू अकाउंट्स जो रिलेटेड टू किससे, रिलेटेड टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो रिलेटेड किससे, अपना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं हम, आइटम्स को, जो किसमें जाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में, और जो रिलेटेड किससे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस से। देखो वेजेस है, अपने पढ़ा था कि वेजेस किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉय बेनिफिट से, क्योंकि वर्कर को हम क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। तो पहला क्या जाएगा इसमें, वेजेस, और दूसरा क्या जाएगी, सैलरीज, और तीसरा ऑफिस एक्सपेंसेस आएंगे, नहीं क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ऑफिस एक्सपेंसेस का एम्प्लॉय बेनिफिट से मतलब नहीं है भाई। हम तो ऑफिस में जो ऑफिस का जो किराया दे रहे हैं, ऑफिस का जो लाइटिंग पे कर रहे हैं, तो उसका एम्प्लॉय से क्या बेनिफिट है, वो तो ऑफिस का खर्चा है, तो उसको हम कभी भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में नहीं लेंगे। बोनस, बोनस किसको मिलता है, एम्प्लॉयज को मिलेगा। और बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस का भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में मतलब नहीं। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मतलब बैंक से जो लोन ले रखा था उस पर जो इंटरेस्ट पे करें उसको भी कोई मतलब नहीं। लेकिन लीव इनकेसमेंट एक्सपेंसेस है, तो उसका मतलब यहाँ पे जो चौथा है वो कौन सा ले लेंगे अपन, लीव इनकेसमेंट एक्सपेंसेस। फिर बात किसकी हो रही, पांचवी की, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। पांचवी में क्या ले लेंगे, स्टाफ वेलफेयर तो कहने का मतलब इसमें जो आइडेंटिफाई करें नोट्स अकाउंट में जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, पहला आ रहा है वेजेस, दूसरा है सैलरीज, तीसरा है बोनस, फिर आ रहा है लीव इनकेसमेंट एक्सपेंसेस, और पांचवी में क्या है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। स्टाफ का मतलब कि भी जैसे अपने बताया था कैंटीन की फैसिलिटी देते हैं, तो ये सब किसमें आते हैं, स्टाफ वेलफेयर में आते हैं। ये स्टाफ का जो वेलफेयर हो रहा है, चाय वाय नाश्ता जो देते हैं, या और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, तो ये वाले जो आइटम्स है वो किसमें आते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। लेकिन इसमें हम ऑफिस एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन को नहीं लेते, क्योंकि ऑफिस का जो खर्चा है वो तो ऑफिस से रिलेटेड है, तो उसका हमारा एम्प्लॉय से कोई मतलब नहीं। बैंक चार्जेस है, आज अपन बैंक से जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में क्या दे रहे हैं, बैंक चार्जेस दे रहे हैं, उसका भी ऑफिस से कोई मतलब नहीं। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मतलब बैंक से जो लोन ले रहे हैं उस पर क्या पे करें इंटरेस्ट, तो उसका भी हमारा ऑफिस ओ एम्प्लॉय। ये स्टूडेंट्स हम एक सवाल आपको लिखे हैं जिसमें नाम है कि हमें क्या करना है, प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट ऑन किसका, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का। मैंने आपको पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें बताया था कि कौन कौन से आइटम्स एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पर बात किस करी, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड, मतलब जो आपका ईयर एंडेड हो रहा है वो 31 मार्च 2017 को हो रहा है। इसमें एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितना है, 1.5 लाख,
स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस कितना है 2,70,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है 80,000 और बोनस कितना है 5,50,000, सैलरी कितनी है 18,70,000 और वेजेस कितनी आएगी 25,20,000 रुपए। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगा और उसके हम क्या बना लेंगे फिर नोट्स टू अकाउंट्स। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे अपन नोट्स टू अकाउंट्स। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो ये कॉलम किसका आ गया रुपीस का। अब देखना एम्प्लॉय बेनिफिट्स में क्या क्या है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आएगा नहीं क्योंकि एंटरटेनमेंट एक्सपेंस एम्प्लॉय से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे बात करी स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, तो ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। कितना रहा है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस 2,70,000। फिर बात किस करिए ट्रैवलिंग। देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉय का कोई बेनिफिट नहीं, तो ट्रैवलिंग का बिजनेस बढ़ाने से रिलेटेड खर्चा है, ये अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। फिर बात किसकी करेंगे अपन बोनस की। बोनस किसको मिलता है एम्प्लॉयज को, कितना मिलेगा 5,50,000। फिर बात किसकी हो रही है सैलरीज की। तो सैलरीज कितनी हो रही है यहाँ पे 18,70,000। फिर यहाँ पर बात किसकी हो रही है वेजेस की। तो वेजेस कितना है 25,20,000। जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 और 7 कितने हो गए 19, तो 1,00,000 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 15, 20। यहाँ पे 2 जाएगा तो 2, तो यहाँ पे भी 2 जाएगा तो कितना जाएगा 52,10,000। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है वो कितना है 52,10,000 का है। आगे बात समझ में, मतलब इसमें दो चीज नहीं ले रही, तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस नहीं ले रही और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं ले रही। तो एंटरटेनमेंट क्यों नहीं ले रही क्योंकि जनरली ये हमारे जो सेल्स प्रमोशंस के लिए कस्टमर से रिलेटेड होता है। ट्रैवलिंग का मतलब आज हम जब बिजनेस करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को पहुंचाने या बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे ट्रैवलिंग करेंगे। तो ये भी एम्प्लॉय के बेनिफिट से रिलेटेड नहीं, तो इसका मतलब हम इसको अदर एक्सपेंसेस में लेंगे और वो हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में नहीं है। तो इस तरह हमारे पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 52,10,000। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना होंगे 52,10,000। इसको हम कहाँ दिखा देते हैं नोट्स टू अकाउंट्स।